नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल पीपली खेड़ा, मेरठ। कक्षा 11, विषय नागरिक शास्त्र। इसकी पहली पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, जिसका तीसरा अध्याय है समानता। इस अध्याय के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसकी पहला बिंदु है समानता का अर्थ एवं महत्व। तो पहला बिंदु, समानता क्या है? समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के योग्य हैं, उसको हम कहते हैं समानता। अर्थात मानव समाज में सभी नागरिक समान रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के अवसर मिलने ही समानता है। समाज में असमानता को दूर करना और समान अवसर प्रदान करना ही समानता कहलाती है। अब ये समानता की अवधारणा राजनीतिक सिद्धांत में कैसे आई, इसका क्या कारण है? तो पहला है कि बहुत सारी क्रांतियां हुई, जिसमें फ्रांस की 18वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789, और दूसरी क्रांति हुई 1917 में सोवियत रूस में, साम्यवादी क्रांति जिसको कहेंगे। और तीसरी क्रांति जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अफ्रीका और एशियाई देशों में हुई। तो ये भारी असमानताओं के कारण समाज में तनाव और संघर्ष बढ़ा और उसके बाद क्रांतियां हुई। तो दोबारा समाज में क्रांतियां ना हों और समाज सम्मिलित होकर के अपने देश का विकास कर सके और मानवता का विकास कर सके, इसलिए ये समानता की अवधारणा राजनीतिक सिद्धांत में आई। ये अंग्रेजी भाषा के इक्वलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, यानी इक्वल का मतलब समान अवसर प्रदान करना। फ्रांसीसी क्रांति किस कारण से, किस असमानता से हुई कि वहां पर राजा जार का शासन था, वो समाज पर अत्याचार कर रहा था। इसी तरीके से वहां पर जो भूस्वामी थे, वो जो कृषक थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। इसी तरीके से वहां के जो अभिजन वर्ग था, उसके द्वारा अन्य वर्गों का शोषण किया जा रहा था। तो वहां के जो 85% लोग थे, उन पर 5% लोग शासन कर रहे थे। तो लोगों ने भारी असंतोष के कारण उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देते हुए 1789 में क्रांति की। इसी तरीके से रूस में पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में भारी असमानता के कारण विद्रोह हुआ और वहां पर 1917 की क्रांति हुई। इसी प्रकार से एशिया और अफ्रीका के देशों में जो बड़े बड़े औद्योगिक देश थे, उन्होंने अपना उपनिवेशवाद और उनकी राजनीतिक सत्ता को हथिया लिया था, साम्राज्यवाद स्थापित कर दिया था। तो उसके विरुद्ध वहां की सरकारों ने एकजुट होकर के, यानी समानता के लिए, क्योंकि उन पर अत्याचार हो रहा था, उन्होंने विद्रोह किया। इसके अलावा मैं आपको अब दूसरा पॉइंट बताती हूँ। असमानताओं से संबंधित विश्व के कुछ आंकड़े। ये विश्व के आंकड़े मानव विकास की रिपोर्ट 2005 में दी गई, उसके अंतर्गत मैं आपको असमानताएं बताती हूँ, क्या क्या असमानताएं रही जिससे समानता होना जरूरी है। तो विश्व यानी दुनिया के 50 सबसे अमीर जो आदमी थे, उनकी सामूहिक आमदनी किस पर थी? 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से भी ज्यादा थी। भारी आर्थिक अंतर था।
एक तरफ केवल 50 व्यक्ति तो दूसरी तरफ 40 करोड़ लोगों की आमदनी उनके बराबर, ये भारी असमानता थी। उसी तरीके से दूसरी असमानता विश्व के 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया के कुल लाभांश में केवल 5% था। जो 40% दुनिया की आबादी थी, जनसंख्या थी, उनका लाभांश यानी कि जो वो उनकी आमदनी थी केवल 5% थी। बाकी विश्व की 95% आमदनी विकसित देशों की थी, दुनिया के अगड़े देशों की थी। इसी तरीके से और असमानताएं क्या थी कि जो पहली दुनिया के अगड़े औद्योगिक देश, कौन से देश कहते हैं उनको, जो उत्तरी अमेरिका है या यूरोप के देश हैं जहां पर उद्योग बड़े बड़े लगे हैं, ऐसे देशों ने उनकी आबादी का 25% हिस्सा जो विश्व के जितने उद्योग हैं 80% उद्योगों पर उनका अधिकार है। इसी तरीके से ऊर्जा पर भी 80% वहां के लोगों का अधिकार है। इसी तरीके से जो अगड़े देश हैं वो विकासशील देशों की तुलना में सबसे ज्यादा विश्व का पानी 3 गुना पानी प्रयोग में लाते हैं, 10 गुना ऊर्जा प्रयोग में लाते हैं और 13 गुना लोहा इस्पात का उपयोग करते हैं और 14 गुना कागज का उपयोग करते हैं। कौन? जो विकसित देश हैं, जो अमेरिका और यूरोप के देश हैं, वो सबसे ज्यादा पानी और जरूरत की चीजों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा देखिए कि गर्भावस्था से जुड़े कारणों पर यानी स्वास्थ्य के संबंध में भी नाइजीरिया में 18 में से 1 महिला मरती है और अगर हम कनाडा में देखें तो 8,700 में से 1 महिला मरती है। तो इसका मतलब कि स्वास्थ्य की दृष्टि में भी विकसित देश अधिक संपन्न है और विकासशील देश नहीं। यही असमानता को दूर करने के लिए समानता जैसी अवधारणा आई। अगर हम पर्यावरण प्रदूषण देखते हैं तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन विकसित देशों के द्वारा ही पर्यावरण में प्रदूषित होती है और अगर अम्लीय वर्षा होता है तो भी इन्हीं के कारण होती है। तो विकासशील देशों की इसमें अधिक भूमिका नहीं होती। इसके अतिरिक्त अगर हम विकसित देशों में देखें तो सबसे ज्यादा अत्याचार, शोषण उन आर्थिक रूप से गरीब लोगों के बीच में या सामाजिक रूप से हम ये देखें कि जो अश्वेत और श्वेत का की बीच की खाई है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ की संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अगर उसी के आधार पर राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं, श्वेत और अश्वेत के आधार पर, श्वेत वर्ग के द्वारा अश्वेतों पर लगातार अत्याचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त अब मैं आगे आपको बताती हूँ अवसर की समानता। ये क्या है? अब मैं समानता के बारे में बताती हूँ कि हमें समानता कौन सी मिलनी चाहिए। अवसर की समानता, यद्यपि हमें जन्म से ही कोई बुद्धिमान होता है व्यक्ति, तो कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई उससे भी कम बुद्धिमान होता है, कोई शारीरिक रूप से संपन्न होता है, कोई क्रिकेटर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई अध्यापक बन जाता है। परंतु उस अध्यापक और वकील और क्रिकेटर को बनाने के लिए अवसर उनकी योग्यता और कार्य क्षमता में बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सेवाएं दी जाती हैं, वो हम उसको कहते हैं अवसर की समानता। यानी विश्व में सभी देशों को अवसर की समानता देनी चाहिए, चाहे वो जन्म से कैसे भी असमानताएं हों, लेकिन उनको सरकारी और संवैधानिक रूप से, कानूनों रूप से उनको स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं जो हैं वो विशिष्ट रूप से समानता के रूप में देनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं कौन सी होती हैं? जो हमें जन्म से ही मिली होती असमानताएं कि पैदा होते ही मानव समाज में विभिन्न तरीके के लोग
कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है, तो कोई योग्य होता है तो कोई कम योग्य होता है, किसी की IQ पावर बहुत अच्छी होती है। तो एक ही घर में 5 सदस्य होते हैं, उसमें भी असमानता होती है। तो ये असमानताएं जो होती हैं वो सामाजिक रूप से और प्राकृतिक रूप से भिन्न भिन्न होती हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए हमें समानताओं की परिस्थिति बनानी होती है। तो ये जो असमानताएं होती हैं प्राकृतिक और रूप से, इसके बारे में आपको बताया। अब आता है समानता के 3 आयाम क्या क्या है। समानता के 3 आयाम, सबसे पहला आयाम आता है राजनीतिक आयाम, दूसरा आता है सामाजिक आयाम और तीसरा आता है आर्थिक आयाम। तो राजनीतिक आयाम में समानता में कि देश का प्रत्येक नागरिक देश का नागरिक है, यानी नागरिकता के सिद्धांत को सबसे पहले हमें राजनीतिक समानता की दृष्टि में संवैधानिक रूप से समान रूप से सभी देशों में प्रावधान होना चाहिए, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक अपने समान रूप से अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। इसी तरीके से हर प्रत्येक देश में नौकरियों की समानता होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग देशों में अगर श्वेत और श्वेत का उसमें असमानता होती है तो उसमें अश्वेतों को उसमें दर्जा नहीं दिया जाता है नौकरी में, तो उन्हें विकास के अवसर कम प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी देशों के संविधानों में राजनीतिक समानता लाने के लिए अवसर की समानता पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। जैसे भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण और कानून के समक्ष समान कानून, इस तरीके का प्रावधान किया गया है जिससे कि सभी व्यक्ति समान रूप से अपना जीवन यापन कर सके, चाहे देश का कोई बड़ा अमीर व्यक्ति हो या फिर देश का कोई मजदूर व्यक्ति हो, सभी के साथ समान कानून लागू होते हैं। तो मत देने का अधिकार समान रूप से होना चाहिए, क्योंकि किसी देश में पता लगा महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है या किसी बच्चों को मत देने का अधिकार नहीं है, तो मत देने का अधिकार के लिए निश्चित रूप से कानून बनाना चाहिए जिसमें प्रत्येक, क्योंकि सभी देशों में ज्यादातर लोकतंत्र है, इसलिए समानता की दृष्टि से ये अवसर की समानता देनी चाहिए कि मत देने का अधिकार समान रूप से सभी को प्राप्त हो सके। इसी तरीके से प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार भी सभी को मिलना चाहिए और एक निश्चित शर्तें हों कि योग्यता के आधार पर, उसके आधार पर उनका चुनाव होना चाहिए। तो ये राजनीतिक समानता के अंतर्गत आता है। दूसरी समानता मैंने बताई सामाजिक समानता। अलग अलग देशों में सामाजिक असमानताएं पाई जाती हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए कानूनी संरक्षण के माध्यम से सामाजिक समानता होना चाहिए और होता है। जैसे कि हमारे देश में अगर हम देते हैं भारत में, तो संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का प्रावधान किया है। हमारे दलित वर्ग के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विशेष रूप से जो शोषित वर्ग था, जो सवर्णों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, उस वर्ग को शोषित और दलित वर्ग के विकास के लिए, के समान अवसर के लिए छुआछूत की अंत का प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया। और न केवल छुआछूत के अंत के लिए किया है, बल्कि उसके अंतर्गत बहुत सारे अधिनियम भी बनाए गए, जैसे कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अत्याचार निवारण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, और इसके अंतर्गत आयोग भी बनाया गया कि यदि किसी भी तरीके की ये असमानताएं देखी गई तो कानूनी रूप से उसके अंतर्गत
उसको उसके प्रति कार्रवाई भी की जाए। तो यह आता है सामाजिक समानता के अंतर्गत। बहुत से देशों में महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, महिलाओं को उत्तराधिकार नहीं मनाया जाता। तो ये समानता लाने के लिए महिलाओं को भी बराबर उन्हें अधिकार देना होगा। आर्थिक असमानता। आर्थिक समानता देश में या विभिन्न देशों में आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए आर्थिक समानता एक आयाम है कि एक तरफ बहुत बड़े पूंजीपति हैं तो दूसरी तरफ गरीब हैं, जैसे विश्व के आंकड़ों में भी आप देख सकते हैं। तो इस आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए आर्थिक समानता की अवधारणा आती है, जिसमें भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें भी समानताएं दी गई हैं कि कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रताएं, और इसके अलावा भारत की जो अर्थव्यवस्था रखी गई है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था रखी गई है, जिसमें कि उत्पादन के साधनों का समान रूप से सभी व्यक्ति सदुपयोग कर सके। और भारत की अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक समाजवादी की अवधारणा रखी गई है। विश्व में जो मुख्य रूप से क्रांतियां हुई वो भी ये आर्थिक असमानता के कारण ही है। आर्थिक विषमताओं को दूर करके ही आर्थिक समानता लाई जा सकती है। अब अगला मैं बताती हूँ कि मार्क्सवादी और उदारवादी सिद्धांत क्या है। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसी को हम कहते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत। भारी असमानता के कारण ही उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि समाज में दो ही वर्ग होता है, एक वह वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, एक वह वर्ग जिसके पास मूल्य ही, श्रम ही उसका मूल्य है, उसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते, उसको नाम दिया है सर्वहारा वर्ग। और एक वह वर्ग जो उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य रखता है और दूसरे वर्ग से काम कराता है, उसको कहा है बुर्जुआ वर्ग। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि समानता लाने के लिए ने पहले बताया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत इसी से पर आधारित है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है कि जो पूंजीपति होता है वो किस तरीके से अधिक मुनाफा उस सर्वहारा वर्ग से कमाता रहता है, और सर्वहारा वर्ग की मजबूरी होती है क्योंकि श्रम धीरे धीरे अगर ना करो तो वो क्षीण होता रहता है। तो सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग के पास जाकर काम करता है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने बताया है कि सर्वहारा वर्ग विश्व के मजदूर एक हो जाओ और उत्पादन के साधनों पर अपना आधिपत्य कर दो, तभी समानता आ सकती है। इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया उसको ही हम मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर इस असमानता को दूर करने के लिए समानता लाने की जो अवधारणा दी है, इसके माध्यम से ही रूस में लेनिन ने एक दल बना के साम्यवादी, उसके माध्यम से वहां पर क्रांति की। तो दूसरी तरफ चीन में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति। दूसरी तरफ उदारवादी सिद्धांत इसके बिल्कुल विपरीत है। उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व पूंजीपतियों का ही होना चाहिए, सरकार का उसमें हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। यही समानता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, प्रतियोगिता करता है, और प्रतियोगिता के माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और उससे उसका समाज में अलग
वो अपने परिश्रम का फल लेता है। तो ये दोनों ही, और इसके माध्यम से उदारवादी सिद्धांत जो है उसके माध्यम से कहते हैं कि समानता ऐसे लाई जा सकती है। अगला बताती हूँ मैं, नारीवाद। नारीवाद विश्व में पितृसत्तात्मक समाज देखा जाता है, जिसमें पिता मुखिया होता है और उसके माध्यम से समाज संचालित होता है, और महिलाओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता रहा है। महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया जाता, महिलाओं को वो सुरक्षा नहीं मिलती जिससे वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें। इस दृष्टि से महिला और पुरुष दोनों ही समाज के प्रमुख अंग हैं। इसलिए समानता की दृष्टि से और विषमताओं को दूर करने के लिए महिलाओं को उनके विकास के समान अवसर देने होंगे। अगला आता है औपचारिक समानता की स्थापना। असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना ही औपचारिक समानता की स्थापना है। विश्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं की रीति रिवाजों और कानूनों में संरक्षण रखा जाना चाहिए। कहीं पर महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है, तो कहीं पर गरीबों को मत देने का अधिकार नहीं है, और गरीब वर्ग को वे सारे अधिकारों से वंचित किया जाता है जो उन्हें मिलना चाहिए। तो औपचारिक समानता के अंतर्गत कानूनी रूप से उन्हें वे सारे अधिकार मिलने चाहिए जो समाज में विशिष्ट वर्ग को मिले हुए होते हैं, तभी समानता की स्थापना हो सकती है। यदि हम भारत के संविधान के अंतर्गत देखें तो भारत में ये सारे विशेषाधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वे सभी समानताएं दी गई हैं, जिससे समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानताएं स्थापित की जा सके। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समान संरक्षण और समानता। तो 15 में जाति, वर्ग, लिंग, नस्ल के नाम पर विभेद हो, यानी सभी समान हो। तो 16 अनुच्छेद में नौकरियों में समान अवसर दिए गए हैं, यानी समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी जाति योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार अपने नौकरी को, सरकारी पद को प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि जो वर्ग दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान भी औपचारिक रूप से 16(4) में विशेष रूप से भारतीय संविधान में किया गया है। इसी तरीके से अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत के लिए और सामाजिक समानता लाने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 18 में ये प्रावधान किया गया है कि उपाधियां जो अंग्रेजों के समय में दी जाती थी उन्हें समाप्त करके उसके बदले में समाज के प्रत्येक नागरिक कला, विज्ञान, साहित्य, फिल्म जगत में जो विशिष्ट योग्यता रखते हों उन्हें प्रतिवर्ष उनकी कार्यक्षमता के अनुसार पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। तो ये सब क्या है? ये है सारी औपचारिक समानता की स्थापना के लिए भारत में प्रावधान किया गया है। अगला आता है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। विभेदक
जो समाज के विकलांग वर्ग है उन्हें भी उस समाज के बराबर लाने के लिए एक विशेषाधिकार देने का प्रावधान भी होना चाहिए। भारत में इस तरीके का प्रावधान किया गया है। विकलांग को अब दिव्यांग कहा जाता है और उनके लिए अलग से छात्रवृत्ति, अलग से आरक्षण की व्यवस्था, सरकारी नौकरियों में ये सारे प्रावधान किए जाते हैं। तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रावधान संविधान में किए गए हैं और उनकी सुविधाओं के लिए उनके सरकारी नौकरी में यदि हैं तो उनके लिए अलग से अवकाश की व्यवस्था भी की गई है, जैसे मातृत्व अवकाश, जिस तरीके से बाल देखभाल अवकाश, ये व्यवस्थाएं की गई हैं। अब आता है सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही कहते हैं कानून के द्वारा ही औपचारिक समानता स्थापित करना नहीं होता, बल्कि समय समय पर उन्हें योजनाओं के द्वारा लागू करके उसका लाभ भी दिया जाता है। अब इस संबंध में भी अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत के जो हमारा वो है 2009 और 10 के अधिनियम के द्वारा कुछ विशिष्ट सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, उनके लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए उनके मिड डे मील की व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था, निःशुल्क ड्रेस की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं समानता की दृष्टि में जो विशिष्ट वर्ग है उसके बराबर लाने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। अब इसके कुछ लोग आलोचनाएं भी करते हैं कि जो आरक्षण है उसके माध्यम से ये उसी वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं विकलांग बना देता है, या उसमें कुछ वर्ग अगर 80% लोग हैं तो उसमें केवल 5% लोग ही लाभ लेते हैं, बाकी 75% उसका लाभ नहीं ले पाते क्योंकि वो जागरूक नहीं होते, वो इतने शिक्षित नहीं होते। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि प्रतियोगिता की भावना उनके अंदर समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं इसके महत्व के संबंध में अगर कहूं तो समानता की अवधारणा ही किसी भी देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकती है और देश का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब देश की प्रत्येक इकाई, प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए जरूरी है वे सारी विषमताएं, वे सारी असमानताएं दूर की जाएं, जिससे कि समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति और प्रत्येक समाज का वर्ग विकास के विकासोन्मुख चरण में गति प्रदान कर सके। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त